Hello everybody, let's continue our lesson Traders and Craftsmen of 7th class. Now we will do our lesson from Surat. Surat is situated on the bank of river Tapi. सूरत जो है वो रिवर तापी के बैंक पे सिचुएटेड है. ड्यूरिंग द मेडिवियल टाइम सूरत वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट एज वेल एज ट्रेडिंग टाउन. अब मेडिवियल टाइम से ही सूरत जो था वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी था और एक ट्रेडिंग शहर भी था. एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन इट बिकेम द गेटवे फॉर द ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाया द गल्फ ऑफ हॉर्मुज. इसकी जो पोजीशन थी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन थी कि यहाँ से वेस्ट एशिया से आराम से व्यापार हो सकता था थ्रू गल्फ ऑफ हॉर्मुज से जाकर. मतलब सूरत जो है वो इम्पॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग पोर्ट था, पोर्ट जहाँ शिप्स आके रुकते हैं और वहां से सामान लेके जाते हैं. इट बिकेम अ मेजर ओवरलैंड रूट फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. सूरत वॉज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देयरफॉर बिकम अ मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल अलॉन्ग विद इंडिगो एंड अदर प्रोडक्ट्स. सूरत जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, इसीलिए यहाँ से टेक्सटाइल, इंडिगो और दूसरे प्रोडक्ट्स जो थे बाहर की कंट्रीज में बेचे जाते थे. द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग फैक्ट्री इन सूरत इन 1612. ब्रिटिश ने सबसे पहले जो ट्रेडिंग फैक्ट्री लगवाई थी वो 1612 में लगवाई थी. डच ओपन द ट्रेडिंग फैक्ट्री फॉलोड बाय फ्रेंच इन 1664. डच ने भी ट्रेडिंग फैक्ट्री खोली फ्रेंच के खोलने के बाद इन 1664. ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड. व्यापार बहुत ज्यादा अच्छा होने लगा था. And in 1689, on an average, 100 ships from different countries were found to be anchored at the port of any time. अब इतना ज्यादा व्यापार होने लगा था दूसरी कंट्रीज के साथ कि हम एवरेज बात करें तो अब किसी भी टाइम आप पोर्ट पे देख लें तो वहां पे 100 शिप्स तो मिलते ही थे अलग अलग कंट्रीज के, चाहे वो वहां से आए होते थे, चाहे वो वहां जा रहे होते थे, चाहे सामान लेके आए होते थे, चाहे सामान लेके जा रहे होते थे, लेकिन 100 शिप्स वहां पे खड़े हुए मिल जाते थे सूरत के पोर्ट पे. एज ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश्ड रूल्स वर स्ट्रीमलाइंड एंड ऑफिस सेटअप एट सूरत. अब जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा तो ऑफिसेज भी सूरत में खुलने लगे, रूल्स बनने लगे. द कस्टम हाउस वेयर द ट्रेडर पेड देयर टैक्सेस एंड द मिंट वेयर ट्रेडर्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री एक्सचेंज करेंसी वर सम ऑफ द ऑफिस सेटअप टू ट्रेड विद मुगल एम्पायर. अब कैसे ऑफिस खुलते थे? अब कोई बाहर से आ रहा है तो वो टैक्स भी देगा, तो ट्रेडर्स जहां टैक्स पे करते थे और वहां की करेंसी कुछ और होती थी, इंडिया की करेंसी कुछ और है, जैसा अब भी होता है. तो अपनी करेंसी से एक्सचेंज करना, हमारी करेंसी में लेना, ये सारे ऑफिसेज वहां पे खुलने लग गए थे. However, Surat experienced a decline towards the end of 17th century. 17th century में सूरत का पतन होने लगा, गिरने लगा वो. Many factors were responsible for it. इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. जैसे मराठा लीडर शिवाजी डिस्ट्रॉयड इट. 1664 में मराठा लीडर शिवाजी ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. ऑल्सो मुगल एम्पायर भी खत्म हो गया था. मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी वर लॉस्ट. मार्केट और जो प्रोडक्टिविटी थी, जो सामान था, वो भी खत्म हो गया था. पोर्टुगीज बिगेन टू कंट्रोल द सी रूट एंड देयर वॉज कॉम्पिटिशन फ्रॉम बॉम्बे वेयर द ईस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टेड इट्स हेडक्वार्टर इन 1668. और पोर्टुगीज जो थे वो सी रूट को कंट्रोल करने लग गए थे, अपना हक जताने लग गए थे और कंपटीशन था. ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक ऑफिस मुंबई में भी सेटअप कर लिया था और मुंबई भी एक अच्छा खासा सी पोर्ट है. तो आज इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर है सूरत. आज वो सारी पोर्ट से एक्टिविटी सूरत से होती है. अब है मासूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम वॉज द नेम ऑफ अ पोर्ट टाउन. ये भी एक पोर्ट टाउन का नाम है. द नेम बिगिन मीन्स अ फिश पोर्ट टाउन. जैसे मछलीपट्टनम, ये तो मछली हिंदी का ही वर्ड है, तो इसका मतलब है फिश पोर्ट टाउन. इट इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल ऑन द रिवर कृष्णा. कृष्णा नदी के बे ऑफ बंगाल में ये है. अब मछलीपट्टनम जो है उसको अरब वॉज इनिशियली फाउंडेड बाय ट्रेडिंग अरब्स who found their way from Red Sea to southern India in 14th century. तो ये जो था अरब
ने अपने अरब लोगों ने व्यापार के लिए बनवाया था। जैसे मेन वही आते थे यहाँ से व्यापार करने, क्योंकि उन्होंने सदर्न इंडिया का रूट 14th सेंचुरी में रेड सी से डिस्कवर किया था, आते थे वो यहाँ से। इट वॉज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी दैट अ न्यू सी लिंक वॉज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन मासुलीपट्टनम एंड द वेस्ट। और 16th सेंचुरी के एंड में एक नया सी लिंक डिस्कवर हुआ, एस्टैब्लिश हुआ, बनाया गया मासुलीपट्टनम और वेस्ट के बीच में। मासुलीपट्टनम वॉज एंड स्टिल इज फेमस फॉर इट्स कलमकारी वर्क। कलमकारी वर्क वहां का ही फेमस है और आज भी वो फेमस है। कलम मीन्स पेन एंड कारी मीन्स वर्क, कलमकारी। Sarees and cloth materials were printed with the help of natural dye with a kalam or a pen made of bamboo. कोई पेन बेम्बू का बना होता था और उस पे नेचुरल डाइज से क्लोथ पे प्रिंट किया जाता है। कलमकारी टेक्सटाइल जो है वो वर एक्सपोर्टेड टू द सफाविड एम्पायर इन पर्शिया। पर्शिया में सफाविड एम्पायर्स को बेची जाती थी। मासुलीपट्टनम डेवलप्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इन द 17th सेंचुरी। इट वॉज द सिटी ऑफ वीवर एंड डायर। अब मासुलीपट्टनम का जो डेवलप हुई वो एज अ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में डेवलप हुई और 17th सेंचुरी में ये वीवर्स और डायर्स बुनने, कपड़ा बुनना और कपड़े को डाई करने वालों की सिटी थी। इट वॉज इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी दैट देयर ट्रेड बिगेन टू डिक्लाइन स्पीडली। अब 19th सेंचुरी की शुरुआत में यहाँ पे भी व्यापार जो है वो बहुत तेजी से गिरने लगा। द सिटी वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज द पोर्ट ऑफ गोलकोंडा। सिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये गोलकोंडा का पोर्ट था। यहाँ गोलकोंडा माइंस प्रोड्यूस द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। गोलकोंडा माइंस जो है उसमें डायमंड भी निकलता है। मासुलीपट्टनम वॉज प्रॉस्पेरस, बहुत रिच थी, खुशहाल थी, ड्यू टू द ट्रेड ऑफ डायमंड एंड रूपीज, क्योंकि यहाँ से डायमंड और रूबीज का व्यापार किया जाता था। मासुलीपट्टनम लॉस्ट इट्स इम्पोर्टेंस व्हेन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास बिकेम ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द यूरोपियन। अब मासुलीपट्टनम का इम्पोर्टेंस कम हो गया जब यूरोपियन कंट्रीज ने बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में नए ट्रेडिंग पोर्ट्स बना लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स। Spices and textile of India attracted the Europeans during the 17th and 16th century. अब यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया में व्यापार करने आते थे क्योंकि यहाँ से वो मसाले और यहाँ का कपड़ा वो खरीदते थे। द इंग्लिश एंड द डच एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट्स wanted to expand their commercial activity in the east with the help of their superior naval power. अब इंग्लिश, डच और फ्रेंच ये यूरोपियन कंट्रीज जो है आपस में लड़ते रहते थे कि इन लोगों ने दूसरी कंट्रीज को से व्यापार करना है, तो उन्होंने वांटेड टू एक्सपेंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज। वो अपनी ये कमर्शियल एक्टिविटीज ईस्ट में बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी नेवी पावर में भी बहुत ज्यादा बढ़ाया और वो खुद को सुपीरियर नेवल पावर समझते थे, मतलब कहते थे हमारी सुपीरियर नेवल पावर है, उसकी वजह से ये कमर्शियल एक्टिविटीज को अपना बढ़ावा दे रहे थे। Due to increase in the demand of textiles, there was a sudden increase in the people who took up craft such as spinning, weaving, bleaching and dyeing. अब टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ गई थी तो इसीलिए जो लोग ये स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग और डाइंग में काम करते थे वो भी बढ़ते जा रहे थे। ऑन द अदर हैंड दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्टमैन। अब क्राफ्टमैन की आजादी गुम हो गई थी, इस पीरियड में कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि दे हैड टू वीव क्लोथ्स एज पर डिमांड ऑफ द यूरोपियन एजेंट्स, क्योंकि यूरोपियन एजेंट्स ने उनको एम्प्लॉय कर लिया था और उनको उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता था। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ 3 इंपॉर्टेंट सिटीज। इस पीरियड में 3 इंपॉर्टेंट सिटीज आई, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। यूरोपियन सेटअप एरियाज कॉल्ड ब्लैक टाउन्स इन दीज सिटीज। अब यूरोपियन कंट्रीज ने इन एरियाज में ब्लैक टाउन बनाए। अब क्या, क्राफ्टमैन और आर्टिसन मूव्ड इनटू दीज एरियाज टू वर्क एंड लिव देयर। और वहां पे जिन लोगों से ये काम करवाते थे ना अपना वीविंग का और दूसरा काम, वो लोग यहाँ रहते थे। और यूरोपियन ऑन द अदर हैंड जो है वो रेजिडेंशियल पॉश एरियाज में रहते थे, जैसे सेंट विलियम इन कलकत्ता एंड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। यानी खुद तो वो अच्छी जगह रहते थे और अपने काम करने वाले को, अपने एम्प्लॉयज को वो दूसरी जगह लोअर एरियाज में भेज देते थे और वहीं पे वो काम करते थे और रहते थे।